ओके। अब सबको आवाज आ रहा है मेरा? यस मिस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और स्क्रीन विजिबल है आप सबको? यस मिस। ओके, चलो। सो ओके, सो जो लास्ट हम लोग पढ़ रहे थे उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हमने देखा था कि आज का जो चैप्टर है वो अगेन सेकंड चैप्टर है, दैट इज योर प्रोग्राम एनालिसिस, जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे, लास्ट कुछ लेक्चर्स से। आज उसका फिफ्थ वाला जो है वो आज उसका फिफ्थ वाला पार्ट है। उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने सर्चिंग तक पढ़ लिया था। सर्चिंग के बाद आज हमारा एक ही लास्ट का टॉपिक बचा था, दैट इज योर सॉर्टिंग, राइट? ओके, तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिथम एक छोटा सा टॉपिक है आपके इसमें सिलेबस में। तो वो मैं बता देती हूँ कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। एक्चुअली जब भी हम किसी एल्गोरिथम की बात करते हैं तो बेसिकली एल्गोरिथम क्या है? तो एल्गोरिथम इज योर कि आप स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम के लिए उसका सॉल्यूशन क्या करते हो, सॉल्व करते हो या उसके लिए सॉल्यूशन देखते हो। सो बेसिकली ये जितनी भी एल्गोरिथम्स हैं, इन हर एक का अपना एक कॉम्प्लेक्सिटी होता है। मतलब किसी एल्गोरिथम को करने में या किसी एल्गोरिथम को फॉलो करने के लिए हमें कितना टाइम लगता है, या उसके लिए हमको कितना स्पेस लगता है। तो ये सारी चीजें जो होती है, ये सारी चीजें आपकी किस में आती हैं? उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में आ जाती है, उसके इसमें आ जाती है कि हाँ ये ठीक है, अब हमें ये करना है या अब हमें ये करना है। तो ये सारा चीजें उसकी टाइम, उसका स्पेस, आइटम जहाँ पर लोकेटेड है, जिस आइटम को आपको सर्च करना, ये सारी चीजें आपकी किस में आ जाती है? उसकी कॉम्प्लेक्सिटी मेजर में आ जाती है। तो हम जब भी किसी एल्गोरिथम, यानी आपको केवल बाइनरी सर्च का ही कॉम्प्लेक्सिटी बताना है, ओके, तो मैं केवल बाइनरी सर्च के ही रिलेटेड में या एस्पेक्ट में बात करूंगी। सो बेसिकली जो बाइनरी सर्च की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो मेजर की जाती है एफ ऑफ एन में। एफ ऑफ एन मतलब देयर इज अ फंक्शन जहाँ पे एन जो है दैट इज योर नंबर ऑफ आइटम्स। ओके, सो जहाँ पे आप क्या करते हो, जो कंपैरिजन है, जहाँ पे आइटम होता है आपके डेटा में, जहाँ पे आइटम होता है, जहाँ पे वो एन एलिमेंट्स को कंटेंट करके रखता है, उस पर्टिकुलर आइटम से आप उसको क्या करते जाते हो, सर्च करते जाते हो। और जैसे जैसे आप हर एक कंपैरिजन आपका बढ़ता चला जाएगा, आपका जो सैंपल साइज है, मतलब सपोज आपने 10 एलिमेंट्स का एक सर्चिंग, आप 10 एलिमेंट्स पे एक सर्चिंग परफॉर्म कर रहे हो, तो आप एक एक को अगर कंपेयर करते सर्च करते जाओगे तो बट ऑब्वियस है कि आपका एक एक कंपैरिजन क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। ओके, तो ये रिड्यूस होने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें we require to at most fn comparison to locate item where, और हम वो सारे लोकेशन या वो सारे चीजें लोकेट कर पाएंगे जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। ओके, तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, तो वो होती है एफ एन विच इज इक्वल टू लॉग टू एन प्लस वन। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब आते हैं सॉर्टिंग पे। तो सॉर्टिंग क्या है? बेसिकली जो हमारा सॉर्टिंग होता है अरेंजिंग होता है। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जब भी हम सॉर्टिंग की बात करेंगे, सॉर्टिंग मतलब डेटा को अरेंज करना। कैसे करेंगे? किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में। तो ये जो एल्गोरिथम्स हम लोग यूज करते हैं रिलेटेड टू सॉर्टिंग, ये भी कैसे यूज करते हैं हम लोग? पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए। जैसे एल्गोरिथम, यानी जैसे सर्चिंग के लिए हमने बहुत सारी एल्गोरिथम्स देखी थी, वैसे ही सॉर्टिंग के लिए भी बहुत सारी एल्गोरिथम्स हैं जिनको हमें क्या करना होता है,
डेटा को या हमारी पर्टिकुलर जो लिस्ट होती है उसको अरेंज करने के लिए किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं, सॉर्टिंग यूज करते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है कि आप कोई भी सॉर्टिंग क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, जिससे क्या होता है हमारा जो डेटा होता है उसको रीड करना इजी हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली रीडेबल फॉर्मेट में आ जाता है। ओके, तो अगर हम रियल लाइफ सिनेरियोज देखें, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं सॉर्टिंग का एक आधा आपको एग्जांपल बताऊं, तो टेलीफोन डायरेक्टरी अगर आपने देखी होगी, टेलीफोन डायरेक्टरी में आप जो टेलीफोन नंबर्स हैं वो टेलीफोन के पर्टिकुलर पीपल के नाम पे क्या करते हो, सर्च करते हो। तो उनके जितने भी नाम आप देखोगे वो सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रहते हैं, राइट, ए बी सी डी। उसके बाद जैसे जैसे आता जाएगा, सपोज आपको अश्विनी वाला टेलीफोन नंबर सर्च करना है तो पहले आपको ए अल्फाबेट सर्च करना पड़ेगा, फिर उसमें आप देखोगे एस होता है तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। सो इस तरह से क्या चलता जाएगा, आपका पर्टिकुलर सर्चिंग चलता जाएगा, तो आपको सर्च करने में क्या होगा, इजी पड़ेगा। सेम एज अगर बात करेंगे डिक्शनरी की, तो डिक्शनरी भी आपको पता होगी कि सारे वर्ड्स आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या करते हैं। तो दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ सॉर्टिंग। और सॉर्टिंग के बारे में और कुछ है नहीं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। जैसे हम लोगों ने सर्चिंग के लिए देखी थी, वैसे ही सॉर्टिंग के लिए भी है। तो जहाँ पे हम बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट यूज करते हैं, ये सारी एल्गोरिथम्स हैं जो हम पर्टिकुलर सॉर्टिंग के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में आपको केवल बबल सॉर्ट है तो आपको केवल बबल सॉर्ट ही पढ़ना है। ओके, सो बेसिकली बबल सॉर्ट क्या होता है कि बबल सॉर्ट में हम क्या करते हैं, हमें n एलिमेंट्स का एक सेट दिया हुआ रहता है और उसको हमें क्या करना होता है, सॉर्ट करना होता है। उसको एक असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको क्या करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। अगर आपके पास n नंबर का कोई लिस्ट है या आपके पास n नंबर का कोई डेटा है तो आप उसको कैसे सॉर्ट करोगे, आप हर एक एलिमेंट को उससे क्या करते जाओगे, कंपेयर करते जाओगे। और जब कंपैरिजन आपका हो जाएगा तो आप उन दोनों वैल्यूज को क्या कर दोगे, स्वैपिंग कर दोगे। स्वैप करना मतलब एक्सचेंज कर देना वैल्यू को, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट से एक दूसरे को क्या कर देना, स्वैप कर देना। अब असेंडिंग ऑर्डर में अगर आप उसको क्या कर रहे हो, डिसाइड कर रहे हो या आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हो, तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब एक वैल्यू फिर एक उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, राइट। तो दिस इज योर असेंडिंग ऑर्डर, राइट। तो अगर आपके पास अरे आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो सबसे पहले आपका सबसे छोटा नंबर, फिर उसके बाद उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, इस तरह से सॉर्टिंग होगा। तो यही चीज आपको आपके बबल सॉर्ट के एल्गोरिथम में क्या करनी है, फॉलो करनी है। आप जब ये फॉलो करोगे तो आपको ये प्रोसेस तब तक करनी है जब तक कि आपको आपका सबसे बड़ा नंबर लास्ट में नहीं मिल जाता है, तब तक आपको वैल्यू क्या करवाते रहनी है, स्वैप करवाते रहनी है। ओके, अब चलते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। एक चीज और, जो बबल सॉर्ट है ये अगेन एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। ओके, तो आपको बबल सॉर्ट आपको आना ही चाहिए। तो आप आपके नोटबुक में या जहाँ अगर आपके पास पेपर या पेन तो आप उस पर टिक मार्क कर लो कि बबल सॉर्ट और सर्चिंग एल्गोरिथम जो लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था वो दोनों ही इम्पोर्टेंट है। दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। ओके, तो या तो वो बबल सॉर्ट से रिलेटेड होगा और या फिर वो सर्चिंग से रिलेटेड होगा। ओके, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए ही आपको आगे करना है। तो केवल ये रख के ध्यान में नहीं चलेगा, बस लिख दिया है कि हाँ ये बबल सॉर्ट होता है, ये ऐसा सॉर्ट होता है, नहीं। आपको उसका पूरा एग्जाम्पल देना है, आपको उसका पूरा व्यू देना है, आपको उसका पूरा एग्जाम्पल दे के उसके बाद आपको क्या करना है, उसको आपको पूरा उसको देके उसका एग्जाम्पल देके आपको उसको पूरा एक्सप्लेन करना है। ओके, कि कैसा मेरा बबल सॉर्ट एल्गोरिथम यूज होगा। तो अब इम्प्लीमेंट कैसे होगा, तो यहाँ पर देखो, हाँ एक चीज और बतानी थी मुझे कि आप जब एल्गोरिथम लिखोगे,
ओके, मतलब अभी लास्ट लेक्चर्स में हमने सिलेक्शन सॉर्ट की, सॉरी सर्चिंग की, बाइनरी सर्चिंग की, और एक और सर्च की, लीनियर सर्च की, हमने एल्गोरिथम देखी थी, राइट। तो एल्गोरिथम जो होती हैं वो आपको हर जगह अलग अलग इसमें मिलेंगी। ओके, एक बुक में अलग होता है, इंटरनेट पे अगर आप आपने सर्च किया होगा तो आपको दूसरी किसी लैंग्वेज इन द सेंस आपको दूसरे किसी फॉर्मेट में मिलेगा। ओके, तो आप उसको घबराना नहीं है, लिखा हुआ सब सेम ही रहता है। आपकी बुक में जो है या मैंने जो इस स्लाइड में डाला है, दोनों का मतलब एक ही है, केवल आपके वेरिएबल्स के कभी कभी नाम चेंज हो सकते हैं, या कभी कभी कुछ ऐसे इंडेक्स हम लोग यूज कर लेते हैं जो हमें ज्यादा अच्छे से याद रहते हैं। तो आपको एल्गोरिथम बस इतना याद रखना है कि एल्गोरिथम वर्क कैसे करता है, बाकी आप उसमें जो भी वेरिएबल डालोगे आप उसका नाम आपके अकॉर्डिंगली डाल सकते हो, आपको जैसे याद रहती है आप उसको वैसे लिख सकते हो। ओके, सो इसमें हमको ज्यादा ये नहीं करना है कि अरे बुक में तो ऐसा दिया है फिर मैंने तो आपको ऐसा बताया, तो आपको जैसा याद रहता है वैसा एल्गोरिथम याद रखो और फिर उसको फॉलो करो, लेकिन स्टेप्स वही होनी चाहिए जो क्या होती है, यूज होती है। हाँ संजना, एनी डाउट है आपको, कोई डाउट है? आप म्यूट अनम्यूट करके बोल सकते हो। संजना, आर यू देयर? संजना, कोई डाउट है आपको? नो डाउट, ओके। तो इस तरह से आप एल्गोरिथम क्या कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंगली लिख सकते हो। ओके, चलो अब आते हैं हम लोग कि आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट स्टेप इज, यहाँ पे लिखा है कि स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एलिमेंट, जहाँ पे आपका इंडेक्स किस पे पोजीशन पे होगा, जीरो वाले पोजीशन पे, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो भी इंडेक्स होता है, जो भी आपका फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स हमेशा किस पे होता है, जीरो पे होता है। और कंपेयर द करंट एलिमेंट विद द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे। आपको क्या करना है, अरे का जो भी नेक्स्ट एलिमेंट होगा उस एलिमेंट से आपको करंट वाले एलिमेंट को क्या करते जाना है, कंपेयर करते जाना है। इफ द करंट एलिमेंट ग्रेटर है देन द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे स्वैप देम। अगर नेक्स्ट वाला बड़ा है तो आप उसको क्या कर दोगे, स्वैप कर दोगे। अगर करंट एलिमेंट क्या है, लेस देन द नेक्स्ट एलिमेंट है, तो मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट। ओके, और अगर वो एलिमेंट उस एलिमेंट से क्या हो जाता है, लेस देन हो जाता है, तो आप उस एलिमेंट को वहीं रखोगे, उस एलिमेंट को आप स्वैप नहीं करोगे। ओके, और स्टेप 1 आपको फिर से क्या करनी पड़ेगी, रिपीट करनी पड़ेगी, और ये तब तक करनी है जब तक आपको आपका कोई बड़ा वाला एलिमेंट उस पर्टिकुलर लोकेशन पे नहीं मिल जाता। इसका एग्जांपल देखो, यहाँ पे देखो, अगर हम बात करेंगे बबल सॉर्ट की, तो फर्स्ट पास में देखो हमें कौन सा अरे को क्या करना है। देखो हमें जो लिस्ट दिया हुआ है, हमें जो अरे दिया हुआ है, एलिमेंट्स कौन कौन से दिए हुए हैं, 5 1 4 2 8। ओके, ये वाली जो एलिमेंट की जो लिस्ट है, इसको हमें कौन से फॉर्म में लाना है, 1 2 4 5 8, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में यही ऑर्डर होगा, राइट। सो सॉर्टिंग का एल्गोरिथम कैसे चलेगा, फर्स्ट पास। फर्स्ट पास में क्या होगा, देखो यहाँ पे सबसे पहले ये वाले दो नंबर्स क्या होंगे, कंपेयर होंगे। तो उसने देखा कि 5 जो है वो ग्रेटर है और 1 जो है वो लेस देन है, तो क्या हो जाएगा, दोनों वैल्यू स्वैप हो जाएंगी और 5 आपका इधर आ जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट इसमें वो किसको कंपेयर करेगा, इन दो एलिमेंट्स को कंपेयर करेगा। तो यहाँ पे देखो अगेन स्वैपिंग होगा, 4 को इधर करेगा, 5 को इधर करेगा। फिर नेक्स्ट इसमें देखो 2 और 5 को कंपेयर करेगा, फिर स्वैपिंग परफॉर्म करेगा, 2 इधर 5 इधर। अब क्या करेगा, जब उसको 5 और 8 मिला तो उसने क्या देखा, 5 तो मेरा ऑलरेडी लेस देन 8 है, तो वो उसको वहीं रखेगा। यहाँ पे आपका कोई भी स्वैपिंग परफॉर्म नहीं होगा और ये इधर तक ही रहेगा। अब जब ये सेकेंड पास में जाएगा तो यहाँ पे देखो क्या होगा, फर्स्ट फिर से उसने नेक्स्ट वाले एलिमेंट से सॉर्ट करना स्टार्ट करेगा। अब उसने देखा 1 और 4, तो 1 और 4 में स्वैपिंग पॉसिबल नहीं होगा, क्यों,
क्योंकि 1 ऑलरेडी लेस देन 2 4 है। अब फिर से आगे चलेगा तो उसने देखा 4 और 2 में हाँ तो लेस देन है, 2 इज लेस देन 4, तो वो क्या करेगा, उसको स्वैप कर देगा। तो आपका ये वाला जो है यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगा। अब क्या होगा, अब यहाँ पे 4 और 5 में कोई स्वैपिंग नहीं होगा क्योंकि उसको पता है कि 4 इज लेस देन 5, और इसी तरह से 4 और 8 में भी कोई स्वैपिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 इज लेस देन 8, तो यहाँ पे नो स्वैपिंग, तो ये आपका सेकेंड पास हुआ। अब आते हैं हम थर्ड पास में। ओके, अब थर्ड पास में क्या होगा कि थर्ड पास में वो फिर से सर्च करेगा उसके नेक्स्ट वाले इससे। तो उसने देखा कि ठीक है यहाँ पे 1 2 4 तक तो आ गया है, फिर सेकेंड वाले को सारे अगेन 4 वाले को सर्च करके देखेगा, 5 वाले को सर्च करके देखेगा। तो उसको पता चल गया यहाँ पे कि यहाँ पे कोई भी स्वैपिंग अब नहीं पॉसिबल है, मतलब मेरी जो लिस्ट है वो सॉर्टेड फॉर्म में आ चुकी है। तो वो यहाँ पे आके आपका जो सॉर्टिंग है उसको क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। तो मेरी जो पहले की लिस्ट है दैट इज 5 1 4 2 8, वो अब किस में चेंज हो गई है, 1 2 4 5 8 में, यानी सॉर्टेड फॉर्म में आ चुकी है। तो यहाँ पे आके आपका बबल सॉर्ट जो है वो एल्गोरिथम को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। अब सपोज यहाँ पे एक और नंबर होता तो वो फिर से एक और नंबर के लिए क्या करता जाता, उसके पासेस बढ़ते जाते, जब तक कि उसको स्वैपिंग पॉसिबल है वो करेगा, एक एक नंबर को सर्च करके करता जाएगा। लेकिन अगर जहाँ पे उसको स्वैपिंग पॉसिबल नहीं है, जहाँ पे उसको मिल गया है, वो यहाँ पे आके आपके पूरे वाले एल्गोरिथम को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। ओके, तो यही चीज आपके पूरे बबल सॉर्ट में थी। ये बबल सॉर्ट है आपका, बस आपको कंपैरिजन करते जाना है। तो बबल सॉर्ट में किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई ऐसा जिसको बबल सॉर्ट समझ में नहीं आया है? सबसे इजी टेक्निक है बबल सॉर्ट। आई होप कि आप लोगों को सबको क्लियर होगा, समझ में आया है सबको? जस्ट आस्क, अगर समझ में आया है तो ठीक, अदरवाइज पूछो कि हमको नहीं समझ में आया है, हमको नहीं समझ में आ रहा है, क्या मेरे को ये डाउट है या मेरे को ये डाउट है। नहीं आया है समझ में तो पूछ लो, अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। सबको क्लियर है? ओके, तो अब यहाँ पे आके आपका जो सेकंड चैप्टर है ना, यहाँ पे आपका सेकंड चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। ओके, तो बेसिकली सेकंड चैप्टर जो प्रोग्राम एनालिसिस था आपका, वो हम लोगों ने क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। और सेकंड चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हमें स्टार्ट करना है, अब हमें थर्ड चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस, जहाँ पे आपको क्या रहेंगे, जहाँ पे आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे आपकी सी प्लस प्लस से लेके जिसको आप लैंग्वेज की बात कर रहे थे वो स्टार्ट होगी। ओके, उसके पहले सेकंड चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करके देखने हैं। तो क्वेश्चंस ऐसे हैं, आप लोग राइट डाउन कर रहे हैं या मैं आपको बता दूं, आप टिक मार्क कर रहे हैं? आपको सबसे पहले तो आपको क्या करके रखना है, आपको एल्गोरिथम बना के देखनी है किसी भी प्राइम नंबर के लिए। ओके, सो आपका जो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है, इसके लिए आपको एक क्या बनाना है, एल्गोरिथम बनाना है। उसके बाद अगर आपको कोई नंबर दिया गया है और उसका उसके लिए आपको अगर फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो आपको उसके लिए एल्गोरिथम बनाना है, और एक आपको फिबोनाची सीरीज के लिए एल्गोरिथम बनाना है। ओके, तो ये जितने भी सारे थे आपको आपको आपके क्या बना के देखना है, एल्गोरिथम्स बना के देखना। ओके, तो ये तीन ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर के रिगार्डिंग आते हैं।
और एक आधा फ्लो चार्ट बनाने को आ सकता है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया एल्गोरिथम का, वैसे ही अगर आपको बोला कि अगर आपको 10 नंबर दिए हैं और उस 10 नंबर का आपको एवरेज फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आपको फ्लो चार्ट बनाना है। ऐसे क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आते हैं। उसके बाद मैंने आपको एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट और सूडो कोड के बारे में, शॉर्ट नोट के बारे में बताया था। तो कभी कभी शॉर्ट नोट भी पूछते हैं एग्जाम में। और फिर सर्चिंग का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि लीनियर और बाइनरी सर्च दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई ना कोई एक सर्चिंग जरूर आती है। और अभी जो आज हमने सॉर्टिंग पढ़ा वो बबल सॉर्ट और राइट द डेफिनेशन ऑफ सॉर्टिंग और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सॉर्टिंग। इस तरीके से ये सारी चीजें आपके इस चैप्टर से या इस चैप्टर से पर्टिकुलर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ओके, तो सबको क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट? तो हम लोग सेकेंड चैप्टर क्लोज करते हैं। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है रिलेटेड टू सेकेंड चैप्टर? यहाँ पे आपका सेकेंड चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, तो आगे चले हम लोग। ओके, स्क्रीन विजिबल है सबको फिर से? सुप्रिया आपको क्यों नहीं है? कि दिग्विजय को भी नहीं है? एक मिनट में फिर से स्टार्ट करती हूँ। अब सबको स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस मिस। ओके, सो ये थर्ड चैप्टर है जहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, जहाँ पे हम लोग C++ स्टार्ट करने वाले हैं बेसिकली। तो अब जो प्रोग्रामिंग पार्ट है आपका इस वाले चैप्टर से स्टार्ट होगा। ओके, सो अगर अगर आपको प्रोग्रामिंग के बारे में पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि बेसिकली हम लोग प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेजेस हैं वो हम लोग यूज करते हैं ताकि हम किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम को बना सके। ओके, तो आप अगर बड़े बड़े जो आपने सॉफ्टवेयर्स देखे होंगे या जो आपने एप्लीकेशंस देखे होंगे, अभी आपके फोन पे बनते हैं, आपके चैट, आपकी कोई भी एप्लीकेशन, तो ये एप्लीकेशन आपको किसके थ्रू मिलते हैं? इन्हीं कोडिंग के थ्रू मिलते हैं। तो हम लोग अलग अलग लैंग्वेजेस यूज करते हैं इन कोडिंग को या इन एप्लीकेशंस को बनाने के लिए। तो अभी प्राइमरीली जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है, हमें C++ पढ़ना है। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ C++ आप भी बहुत सारे एप्लीकेशंस या बहुत सारे प्रोग्राम्स आप C++ में क्या कर सकते हो? बना सकते हो। ओके, तो बेसिकली जो C++ है तो इस तरह से आपको करना है। दूसरी चीज, अब जो आपका जो भी प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है वो इस सेशन से स्टार्ट होगा। ओके, तो आप जितना भी कुछ पढ़ोगे, जितना भी कुछ सीखोगे, उसका प्रोग्राम जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी वो प्रोग्राम आप इम्प्लीमेंट करके जरूर देखना।
आपके C++ पे। आप सबने C++ डाउनलोड कर लिया है या C++ ये कर लिया है आपने, क्योंकि ये प्रैक्टिकल वाला पार्ट भी है और थ्योरी वाला पार्ट भी है। सो हमें सबसे Where we have to download C++? सॉरी Where we have to download C++? In computer or in mobile? in computer, not on mobile. You have desktop or laptop? Laptop. Okay. So you can do it on it, na? Miss, how we can do it? just on गूगल पे जाओ और वहां पे डालो आप Yes. C++। गूगल पे डालो टू डाउनलोड C++, To टर्बो download. C++। हाँ, तो टर्बो C++ आएगा करके। ओके, Yes, miss. आप वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। फिर आपको आपके लैपटॉप पे या आपको डेस्कटॉप पे जाके क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू इंस्टॉल दैट ऑन योर पीसी और डेस्कटॉप। ओके, सबसे पहले वो Yes, miss. डाउनलोड होगा, उसके बाद डाउनलोड होने के बाद उसको आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। ओके, तो इंस्टॉल होने में कुछ टाइम लेगा, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी हो गया और आपने उसको कर दिया, ऐसा नहीं होगा। ओके, सो जस्ट आप गूगल पे डालो कि आपको डाउनलोड करना है C++, तो आपको इजीली मिल जाएगा उसका एक फाइल। ओके, Yes, miss. चलो तो आगे चले। ओके, Yes, miss. सो ये थर्ड चैप्टर का आपका फर्स्ट पार्ट है। सो आज से ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए फर्स्ट पार्ट। ओके, अब बेसिकली एक इंट्रोडक्शन देखना है रिलेटेड टू C++। तो C++ क्या है, या क्या उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम उसको क्या बोलते हैं। ओके, सो एक्चुअली ये एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक इनहेंस्ड में या अलग अलग लैंग्वेजेस में या अलग अलग इसमें हम हमारे प्रोग्राम को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, या जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में अगर हम बात करेंगे तो दैट इज कि मेरा पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट होगा और उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैं मेरा क्या करने वाली हूँ, प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ। मतलब कि ये कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर आप प्रोग्राम बना रहे हो, फॉर एन एग्जांपल कि जैसे आपको 2 नंबर को ऐड करना है, तो अब आप ये 2 नंबर को ऐड जब करने के लिए आप कोई प्रोग्राम लिखोगे या आप कोई प्रोग्राम बनाओगे, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए या उस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए ही आप बनाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा, हर इसके लिए अलग अलग नहीं बनाना पड़ेगा। ओके, ये बहुत छोटा एग्जांपल है। इसका बड़ा एग्जांपल मतलब ये कि एग्जांपल हाँ, आपने डीमार्ट का जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर आपने देखा होगा, उनका जो बिलिंग सिस्टम होता है, तो इतने बड़े प्रोग्राम में मैं हर एक चीज अगर मुझे बार बार रिपीट करनी है, करेक्ट, तो वो चीज जब मुझे बार बार रिपीट करनी है, मैं तो क्या हर बार उसके लिए प्रोग्राम कोड करूंगी क्या, नहीं, मैं एक बार बना के रख दूंगी और उसी को बार बार यूज करती रहूंगी। ओके, सो दिस टेक्निक इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये जो एक टेक्निक होती है कि कुछ करके रख दिया और बाद में उसी को बार बार मैं क्या करती रहूंगी, यूज करती रहूंगी। ओके, तो जैसे आप लोग घर पे आपकी मम्मी आप लोगों के लिए नाश्ता बनाती है ना, तो घर के सारे मेंबर के लिए एक साथ नाश्ता बनता है ना। ऐसा तो नहीं है कि पहले मैं आया तो मेरे लिए मम्मी ने थोड़ा सा बनाया, फिर आपका भाई आया आपके लिए, फिर आपकी मम्मी ने आपके भाई के लिए फिर से थोड़ा सा नाश्ता बनाया, फिर आपके पापा है, फिर आपकी मम्मी ने पापा के लिए अलग से नाश्ता बनाया। ऐसा तो नहीं करती है ना। वो क्या करती है, पहले ही बना के रखती है और उसी बनाए हुए नाश्ते में से वो क्या करती है, जो जो आता जाता है उसको क्या करती जाती है, सर्व करते जाती है। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि पहले से ही मैं कुछ फंक्शंस या कुछ ऐसा कोडिंग पहले से ही करके रख लूं कि जब मुझे जैसी जिसकी जरूरत पड़े मैं उसको वहां से क्या कर सकती हूँ, उठा सकती हूँ। ओके, तो ये होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का टेक्निक। ओके, सो अब क्या हुआ
ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो कैसे वर्क ऑन करेगी, तो जो CPP लिखा है दैट इज योर C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपका होता है, आप वहां पे आपका सोर्स कोड लिखोगे, उस सोर्स कोड को आप जब कंपाइल करोगे तब वो आपका मशीन कोड में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। ओके, क्योंकि आपको पता है कि हर चीज मशीन कोड में कन्वर्ट होती है और उसके बाद वहां से आपको वो रिजल्ट देती है और फिर वो रिजल्ट आपको आपके फॉर्मेट में क्या होता है, मिलता है, राइट। तो सेम चीज यहाँ पर भी है, पहले कंपाइल करना पड़ेगा और फिर आपको मशीन कोड उसको जनरेट करेगा। ओके, सी के बारे में पढ़ा है सबने, सी लैंग्वेज किस किस को पता है, या सी के बारे में थोड़ा सा भी अगर किसी को नॉलेज है तो। सी लैंग्वेज नहीं पता है, सी में कभी देखा नहीं, सी कभी प्रोग्रामिंग कोडिंग नहीं किया है, ओके नो प्रॉब्लम। तो सी जैसा अभी आप C++ पढ़ रहे हो वैसा ही सी भी है। ओके ओके अभिषेक, हाँ तो जैसा, हाँ तो सी भी बेसिकली हम लोग कोडिंग के लिए यूज करते हैं, जहाँ पे हम हमारे प्रोग्राम्स क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। ओके, तो सी अभी आप C++ पढ़ रहे हो तो बहुत सारा आपको सी भी पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि सी और C++ के बहुत सारे कंटेंट्स क्या करते हैं, एक जैसे हैं। ओके, तो आपको वो समझने में इजी होगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो C++ है इसको हम हमारी मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, और रेंडरिंग इट द एडवांटेज ऑफ प्रोग्रामिंग लो लेवल एंड इवन हायर लेवल एप्लीकेशंस। मतलब अगर आपने लो लेवल प्रोग्रामिंग की बात की है, या अगर आप लो लेवल प्रोग्रामिंग के बारे में अगर आप कुछ जानते हो, ओके, तो क्या होता है कि जहाँ पे आप ड्राइवर्स, कर्नल्स, इन सब की बात करते हो, तो वो से लेकर अगर आपको कोई गेम्स, GUI या डेस्कटॉप बनाने होते हैं, तो वहां तक के लिए आप C++ का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ओके, तो जो कोड स्ट्रक्चर होता है बेसिकली सी का और C++ का, वो क्या होता है, सेम होता है। तो मैं बात करूंगी सी और C++ की। तो सी में क्या था, जब भी हम सी लैंग्वेज की बात करते हैं तो सी लैंग्वेज में एक्चुअली क्या होता है कि वो उतना ज्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है जितना C++ है। ओके, तो सी का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम सी में नहीं कर सकते हैं और C++ में कर सकते हैं। तो हमारी जो C++ है उसको हम ज्यादा से ज्यादा क्या बोलते हैं, जो हमारी ज्यादा हायर लेवल है, जिसको मिडिल लेवल लैंग्वेज अभी हमने C++ को बोला, तो वो है। ओके, सी में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते थे। ओके, तो ये होता है। उसके बाद जो बेसिक सिंटेक्स होता है किसका, कोड स्ट्रक्चर का, मतलब अगर मुझे कोई कोड लिखना है सी में या C++ में, तो वो थोड़ा बहुत सेम ही होता है। थोड़ी सी चीजें क्या है C++ में आके बदल गई हैं। क्यों? क्योंकि C++ जो है वो थोड़ा सा बोलते हैं ना, अपग्रेडेड वर्जन है सी का। ओके, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सी में नहीं थी और C++ में उसको क्या किया गया है, ऐड किया गया है। ओके, नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम लोग, तो कुछ फीचर्स और की पॉइंट्स हैं किसके, C++ के, वो देख लेते हैं। सिंपल है, सबसे पहले जो हमारी लैंग्वेज है C++ वो बहुत ही सिंपल है। तो ये सिंपल मतलब क्या है कि जहाँ पे आप आपके जो भी सेंस ऑफ प्रोग्राम्स है उसको आप लॉजिकल यूनिट्स में या उसको पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। उसकी एक बहुत बड़ी खुद की एक लाइब्रेरी है जो उसके बहुत सारे पार्ट्स को क्या करती है, सपोर्ट करती है। और इसमें वैरायटी ऑफ डेटा टाइप्स हैं। आप अभी सारी चीजें आगे पढ़ोगे कि डेटा टाइप क्या होता है, लाइब्रेरी कैसे यूज करेंगे, ये सारी चीजें अभी आप पढ़ोगे। सो अभी ये मत सोचो कि डेटा टाइप क्या होते हैं, डेटा टाइप के बारे में तो बताया ही नहीं वगैरह वगैरह। ओके, नहीं, ये सब हमें पढ़ना है क्योंकि एक अलग अलग टॉपिक्स हैं। ओके, उसके बाद मशीन इंडिपेंडेंट बट प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। आप किसी भी C++ का कोई भी एक्सिक्यूटेबल प्रोग्राम इज नॉट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ओके, कंपाइल्ड प्रोग्राम और लिनक्स वॉन्ट रन ऑन विंडोज, मतलब कि
अगर आपने कोई प्रोग्राम या आपने कोई भी प्रोग्राम कंपाइल किया है कौन से प्लेटफॉर्म पे, लिनक्स के प्लेटफॉर्म पे, तो वो कभी भी विंडोज के प्लेटफॉर्म पे रन नहीं होगा। अच्छा, विंडोज और लिनक्स के बारे में पता है क्या क्या है ये दोनों? लिनक्स के बारे में सुना है? यस मैम। लिनक्स और विंडोज के बारे में नहीं सुना है? अच्छा, विंडोज बता दो, लिनक्स नहीं पता है तो ठीक है, विंडोज तो बताओ। अरे विंडोज भी नहीं सुना है, ये तो गजब ही हो गया, मतलब अगर विंडोज नहीं सुना है तो। चलो किसी का आंसर आया है, देखते हैं क्या आंसर आया है। लिनक्स इज ओके, मानस कुछ टाइप कर रहा है, आई थिंक लिनक्स इज ओएस, ओके। तो फिर विंडोज क्या है मानस? माइक अनम्यूट करके भी बोल सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर है तो। Linux and Windows both are operating systems. सॉरी, आवाज बहुत स्लो है मानस आपका। Linux and Windows both are operating systems. करेक्ट। तो मानस ने जो आंसर दिया है कि लिनक्स और विंडोज दोनों ही क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओके। लेकिन यहाँ पे अभी बात कर रहे हैं हम सी प्लस प्लस की। अब दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप बोलोगे कि सी प्लस प्लस दोनों पे चलना चाहिए ना, दोनों पे चलता है। लेकिन अगर आपने एक प्रोग्राम किस पे कंपाइल किया है, लिनक्स विंडोज सिस्टम पे, सॉरी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे कंपाइल किया है, तो वो प्रोग्राम आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं चलेगा, ओके। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं, ओके, कि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है, वेयर दे आर मशीन इंडिपेंडेंट, ओके। बट आप मशीन, कोई भी मशीन पे आप उसको क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो, ओके। इसके बाद इसको हमने एक मिड लेवल लैंग्वेज बोला है। तो मिड लेवल लैंग्वेज क्या होता है कि जिसमें बोथ सिस्टम प्रोग्रामिंग, जिसमें ड्राइवर, कर्नल्स, नेटवर्किंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें होती हैं, और जहाँ पे हम लार्ज स्केल यूजर एप्लीकेशंस की बात करते हैं, जैसे मीडिया प्लेयर, फ्लैश प्लेयर्स होते हैं, फोटोशॉप्स होते हैं, गेमिंग के लिए जो आप यूज करते हो, बहुत सारे गेम्स जो हैं वो C++ के बेसिस पे ही बनते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज्योमेट्रिकल जो होता है, ज्योमेट्री का जो एक रिलेटेड जो पार्ट होता है गेमिंग में, वो बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए ये सारी चीजें भी आप उसमें क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो ये बेसिकली बीच का लैंग्वेज है, ओके। चलो उसके बाद इसकी एक रिच लाइब्रेरी है। तो रिच लाइब्रेरी मतलब क्या है, कुछ स्टैंडर्ड्स लाइब्रेरी होती हैं जो क्या करती हैं, हमें प्रोग्राम को बनाने के लिए, हमारे प्रोग्राम को यूज करवाने के लिए वो हमें सपोर्ट करती है, ओके। तो यहाँ पे बहुत सारी उसकी एक खुद की बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, जहाँ पे बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, एल्गोरिथम्स होते हैं। वहीं पे बूच लाइब्रेरीज होती है जहाँ पे हम उसका फास्ट और रैपिड डेवलपमेंट क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसके बाद स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन की बात करेंगे, तो C++ प्रोग्राम जो है एक्सेल इन एग्जीक्यूशन स्पीड, जिसका कंपाइल लैंग्वेज है और जिसका प्रोसीजरल है, तो उसकी स्पीड भी अच्छी है। सो आप क्या कर सकते हो, आपका जो C++ का टाइम है, ओके, तो आप पूरा उसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। बट क्या होता है कि अभी के मतलब C++ के बाद में अगर आपने और दूसरी लैंग्वेजेस के बारे में सुना हो, जैसे .NET हो गया, जावा हो गया, तो ये क्या करते हैं, इनका खुद का गार्बेज कलेक्शन भी होता है। तो गार्बेज कलेक्शन क्या होता है कि ऐसे वो फीचर्स होते हैं जहाँ पे वो अनवांटेड चीजों को ऑटोमेटिकली क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिनको हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लिए यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें C++ में नहीं है। सो ये थोड़ा सा वहां पे टाइम क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है, मतलब स्पीड, जो एग्जीक्यूशन का स्पीड है वो वहां पे थोड़ा सा क्या पड़ जाता है, कम पड़ जाता है, ओके, कंपेरेटिवली अदर लैंग्वेजेस। उसके बाद पॉइंटर और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है। अगर आप C++ पॉइंटर भी आपको प्रोवाइड करता है, तो जिससे आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो आपके स्टोरेज एड्रेसेस को, जो भी आपका एक एड्रेस है वहां पे आप यूज कर सकते हो। सो ये क्या करता है, ये क्या करता है, दिस हेल्प्स इन डूइंग लो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग,
ओके, जहाँ पे आपको डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, मेमोरी से एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो अगेन जैसा मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो C++ टू मेक मेंटेनेबल एंड एक्सटेंसिबल प्रोग्राम्स, दैट इज लार्ज स्केल एप्लीकेशंस होते हैं जो आप उसमें क्या कर सकते हो, बना सकते हो, जहाँ पे मेरे को बार बार कोड ना लिखते हुए मैं एक ही बार एक कोड को क्या करती हूँ, हर बार यूज कर लेती हूँ। और इसकी जो कंपाइल्ड लैंग्वेज है वो क्या है, अगर ये कंपाइल करेगा तो जो इसका स्पीड होगा वो उसके लिए कंट्रीब्यूट करता रहेगा, मतलब कंपाइलेशन का जो कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, सो ये कुछ फीचर्स थे या ये कुछ की पॉइंट्स थे रिलेटेड टू इसके C++ के। ओके, अब चलते हैं कि बेसिकली C++ का फंडा कैसा होता है, या C++ में कैसे मैं प्रोग्राम को लिखूंगी, या मेरा प्रोग्राम कैसा दिखेगा C++। अब यहाँ से जो चीजें हैं वो थोड़ी सी ज्यादा ये हो गई है, तो आप उसको ध्यान में रखना। और यहाँ से अब आपका मेन जो पॉइंट है या मेन जो आपके लॉजिक्स हैं, आपको कैसे लॉजिक यूज करने हैं, आपको कैसे प्रोग्रामिंग बनाना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ से स्टार्ट होंगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान से समझना एक एक पॉइंट। ये सिंपल, हम लोगों ने सिंपल फंडामेंटल से स्टार्ट किया है, इसलिए आपको समझने में भी इजी रहेगा। सो ये मेरा एक एग्जांपल है जहाँ पे हम देखेंगे कि C++ में हम लोग प्रोग्राम लिखते कैसे हैं। ओके, जैसे हर लैंग्वेज में आपको क्या करना पड़ता है, कुछ जरूरी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं, है ना। जैसे आप कोई भी ग्रामर पढ़ते हो, इंग्लिश का आप ग्रामर पढ़ते हो, तो सबसे पहले आपको उसके रूल्स तो पता होने चाहिए ना, कि सेंटेंस या इंग्लिश में बोलते समय आपको सबसे पहले उसके बारे में पता होना चाहिए, उसका ग्रामर पता होना चाहिए, राइट। तब आपको पता चलेगा, मतलब उसका टेंस पता होना चाहिए, कौन सा टेंस कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, नाउन्स क्या होते हैं, प्रोनाउंस क्या होते हैं, तो ये सब आपको पढ़ाया जाता है। सो वैसे ही C++ में भी आपको ये स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि हाँ, अब प्रोग्राम आपको ऐसे लिखना है, इसमें ये चीजें जरूरी होती है, ये रूल्स होते हैं जो आपको आपके प्रोग्रामिंग में क्या करने हैं, यूज करने हैं। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमने सिंपल हेलो वर्ल्ड के लिए एक प्रोग्राम लिखा है। हेलो वर्ल्ड मतलब मैंने जस्ट प्रिंट करवाया है कि हेलो वर्ल्ड, या आप कुछ भी यूज कर सकते हो, सिंपल हेलो भी लिख सकते हो, या सिंपल आपका नाम भी लिख सकते हो कि हेलो प्रथमेश, हेलो अभिषेक, लाइक दिस। ओके, सो ये अलग अलग आप वैरायटी ऑफ टर्म्स ऑफ वैरायटी ऑफ नेम्स आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ओके, चलो, तो अब अगर मुझे एक हेलो वर्ल्ड केवल प्रिंट करवाना है, या मेरे स्क्रीन पे मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, हेलो वर्ल्ड, तो उसके लिए मैं प्रोग्राम कैसे लिखूंगी। तो एक बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले तो यहाँ पे ये प्रोग्राम को ध्यान से देखो। योर फर्स्ट C++ प्रोग्राम हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम इंट मेन, उसके बाद यहाँ पे मैंने करली ब्रेसेस लगाया हुआ है, यहाँ पे मैंने सी आउट लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है, और यहाँ पे सेमीकोलन लगाया है। ओके, अब एक एक चीज को ध्यान से पढ़ते हैं। एक एक चीज को हम लोग एक एक इससे समझते हैं। तो बेसिकली आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, दैट इज हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम। ओके, तो अब ये जो आयो स्ट्रीम है, ये क्या हो गई है, मेरी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हो गई है। ये मेरा हेडर फाइल होता है, इसको लिखना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। अगर ये नहीं लिखा है तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, रन क्या, आपका कंपाइल ही नहीं होगा। ओके, क्यों, क्योंकि आपने उसका हेडर फाइल ही इंक्लूड नहीं किया है। तो हेडर फाइल में जितने भी इनपुट से रिलेटेड या आउटपुट से रिलेटेड जो भी चीजें आती हैं, वो सारी इसी हेडर फाइल में आती है, और ये रखना आपको बहुत कंपलसरी हो जाता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स बोलते हैं। ओके, तो ये हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, जहाँ पे आपको इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड सारी फाइल्स मिलती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि सी की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है ना, जहाँ पे क्या होता है, आपको बहुत सारी बुक्स या बहुत सारी फाइल्स जहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये वो वाली चीज है। ये सेम वैसे ही है जैसे आप किसी आप आपकी लाइब्रेरी में से, या आप आपके कॉलेज की लाइब्रेरी में बुक लेने जाते हो, करेक्ट।
तो वहां पे क्या रहती है, बहुत सारी बुक्स रहती है और अलग अलग शेल्फ में अलग अलग बुक्स रहती है, करेक्ट। तो जब आप टीचर को बोलते हैं, मतलब वहां के टीचर को बोलते हो कि मुझे पर्टिकुलर नेम की एक बुक चाहिए, सपोज एबीसी नाम की बुक चाहिए, तो वो क्या करती है, टीचर सबसे पहले देखती है कि कौन से शेल्फ में रखी है, उस पर्टिकुलर शेल्फ से जाके वो बुक निकालती है ना। तो सेम है कि वो शेल्फ आपको यहाँ पे क्या करना है, दिखाना है कि हाँ इस आईओ स्ट्रीम में मेरे सारे इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरीज पड़ी हुई है। मैं उसी लाइब्रेरी में से क्या करूंगी, जितना भी मुझे इनपुट आउटपुट का जो भी फंडा यूज करना है, पहले मैं उसको यहाँ पे दिखाऊंगी और फिर उसको क्या करूंगी, आगे यूज करूंगी। ओके, अब चलते हैं। अब क्या होता है कि जब भी मैं हेडर फाइल यूज करूंगी या जब भी मैं ये आईओ स्ट्रीम यूज करूंगी, तो उसके आगे पीछे में कौन सा साइन यूज करूंगी, लेस देन और ग्रेटर देन वाला जो साइन होता है ना, वो उसको हम ब्रैकेट्स बोलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं उसको क्या करूंगी, यूज करूंगी। ओके, जिसको हम स्टैंडर्ड हेडर के नाम से जानते हैं। उसके बाद आते हैं हम हमारे इस मेन वाले इस पे। ओके, तो ये मेन हमारा क्या है, फंक्शन है। अब ये यहाँ पर इंट क्यों लिखा है, या ये हमने ऐसा क्यों लिखा है, तो ये हमारा मेन फंक्शन होता है जहाँ पे हम हमारा प्रोग्राम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इस मेन पार्ट में आप जो कुछ भी लिखोगे वो क्या होगा, आपका एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो मेन फंक्शन जहां पर भी होगा, जहां पर भी आपने मेन फंक्शन आपका लिख दिया है, उसके बाद से उसके अंदर या उसके बॉडी के अंदर आपने जो कुछ भी कोडिंग लिखा है, जो कुछ भी आपने डाला है, सारा आपका क्या होगा, वहां पे यूज होगा। ओके, सो दिस इज योर मेन पार्ट, मेन फंक्शन, जिसको हम मेन फंक्शन बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये इंट क्यों लिखा है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, जब हम एक्चुअल प्रोग्रामिंग पे जाएंगे तब बताऊंगी। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम लोग लिखते हैं, इंट लिखते हैं, वॉइड लिखते हैं, जो भी है। तो ये हम क्यों लिखेंगे, अभी बाय डिफॉल्टली हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, वॉइड भी लिख सकते हैं। ओके, तो अभी मैं इसको वॉइड ही रखूँ, पर मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे हमने वॉइड क्यों लिखा, इंट क्यों लिखा, मेन क्यों लिखा। ओके, चलो आगे चलते हैं। मेन फंक्शन लिखने के बाद आपको उस मेन फंक्शन को क्या करना है, ओपन और क्लोज भी करना है। ओके, अगर आपने ओपन कर दिया और क्लोज नहीं किया तो आपका प्रोग्राम आपको एरर थ्रो करेगा। ओके, अगर आपने सिर्फ क्लोज कर दिया और इसको ओपन ही नहीं किया तो भी आपका प्रोग्राम आपको एरर थ्रो करेगा। इसलिए ये करली ब्रेसेस क्या है, बहुत ज्यादा कंपलसरी है। तो ये एक्चुअली कंटेंट्स, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, जो प्रोग्राम का जो मेन पार्ट है उसको ही क्या करके रख रहे हैं, वो कंटेन करके रख रहे हैं, इसलिए आपको ये दोनों लगाना क्या है, कंपलसरी है। अब यहाँ पे जो देखो मैंने मेन पार्ट में मैंने क्या लिखा है, सी आउट हेलो वर्ल्ड, राइट। तो सी आउट हेलो वर्ल्ड क्या लिखा है, अब मैंने यहाँ पे अगर मुझे कोई भी मैसेज प्रिंट करवाना हो मेरी स्क्रीन पर, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, सी आउट यूज करूंगी। और ये जो सिंबल है ये मेरे आउटपुट ऑपरेटर है। ओके, ये वाले जो है ये आउटपुट ऑपरेटर है, तो ये भी आपको लगाना है। उसके बाद आपको जो भी चीज प्रिंट करवानी है आप उसको इन्वर्टेड कॉमा में क्या कर दो, लिख दो हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ जाएगा। अब सपोज यहाँ पे मैंने हेलो अश्विनी लिख दिया तो हेलो अश्विनी प्रिंट होके आ जाएगा। या आपको और कुछ लिखना है कि वेलकम टू C++, या कुछ भी व्हाटएवर, जो भी हो, आपका नाम हो या आपके किसी फ्रेंड का नाम हो, उसको हेलो करना हो या वो प्रिंट करवाना हो, तो आप यहाँ पे कुछ भी, जो भी आपको प्रिंट करवाना, जो मैसेज आपको प्रिंट करवाना हो, वो आप यहाँ पे क्या करके रख सकते हो, लिख सकते हो। बट आपको वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा यूज करना है और उसके बाद आपको सेमी कॉलन यूज करना है, जो मैंने यहाँ पर किया हुआ है। ओके, और उसके बाद जैसा मैंने बोला कि मेन फंक्शन अगर आपने ओपन किया है तो आपको उसको क्लोज भी करना है। ओके, तो इस तरह से आप अपना पूरा एक क्या करके रखते हो, आप एक पूरा आपका प्रोग्राम आप इस तरह से क्या करते हो, लिखते हो। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। आपको समझ में आया रिगार्डिंग टू दिस, किसी को कोई डाउट है यहाँ पर?
रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग कि हमने कैसे किया, हमने क्या क्या लिखा है। नो डाउट। ओके, प्रथमेश का आया है नो डाउट। ओके, और कोई किसी को डाउट तो नहीं है? क्योंकि देखो अब यहाँ से प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी तो आपको अलग अलग प्रोग्राम बनाने को मिलेंगे, तो वो प्रोग्राम बनाते समय आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि मैंने ये क्यों लिखा है, ये क्यों लिखा है, ये क्यों लिखा है। ओके, इसलिए मैं बार बार पूछ रही हूँ। और अगेन ये प्रैक्टिकल है तो आपको प्रैक्टिकल में तो पूछेंगे ही, तो इसलिए अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो जस्ट बताओ कि हाँ हमें नहीं समझ में आ रहा है। और किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और किसी को कोई प्रॉब्लम रिलेटेड टू? ओके, नो 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 नो। ओके, और कोई? ओके, तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं।